ठीक है, हम जरा ये वाली बात रिपीट करते हैं। ठीक है, हमने बात ही शुरू की है कि आपको गिवन टाइम पता है, आपको टेस्ट का फॉर्मेट पता है, आपको हम इतनी टेक्निक सिखाते हैं यहाँ पे, आप उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, चाहे कम चाहे ज्यादा। मगर जब भी आप टेस्ट को करते हैं तो इवेंचुअली यू आर अनएबल टू स्कोर द टेस्ट। यहाँ तो टेस्ट कंप्लीट नहीं होता। अगर टेस्ट कंप्लीट होता है तो बैंड फिर भी हमारा 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 क्यों नहीं आ रहा जी? तो फिर गड़बड़ कहाँ पे? पैसेजेस में गलती है, ऐसी गल सही है, पैसेजेस ही गलत ने हैं। मैं तो गलत हो ही नहीं सकता है, मेरी मर्जी का पैसेज होना चाहिए। ऐसे गुड आंसर। ठीक है, तो आज आके बात यही होती है कि करने का मेथड क्या है। ठीक है, आज के लेक्चर का जो मेन टारगेट है ना, वो स्ट्रेटेजी पे है। हम बात ये करेंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। टेक्निक्स आपको ऑलरेडी टीचर्स बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, यू ऑलरेडी नो द टेक्निक्स। और टेक्निक्स आइट्स तो अब इतना कॉमन हो गया कि इंटरनेट भरा पड़ा है, आप कुछ भी खोल लें आपको टेक्निक पता पता लग जाती है। तो हम भी वही बता रहे हैं जो नेट पे दी हुई है। ठीक है, बट अगेन इफ यू हैव सो मच हेल्प अवेलेबल लाइक ऑन द इंटरनेट एंड यू आर कमिंग टू अस एंड स्टिल इफ यू आर अनएबल टू मैनेज, समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो मैंने फील किया, या मेरी अपनी परसेप्शन है, कुड बी आई कुड बी रॉन्ग एज वेल, बट आई डोंट नो, मे बी नॉट। ठीक है, द थिंग इज दिस कि अगर मैं स्टूडेंट से कहता हूं जी कि आप ये 60 मिनट्स हैं और ये टेस्ट करें। ठीक है, आमतौर पे एक चीज होती है जो स्टूडेंट के जहन में होती है, और वो होती है मैंने पेपर कंप्लीट करना। पेपर इनकम्प्लीट छूट जाए तो हमें वैसे लगता है पेपर अच्छा नहीं मांगा। ऐसी है ना फीलिंग, ये आती है यार सवाल ही नहीं पूरे किए, नंबर कितों आने में। ठीक है, बाहर निकल के मेरी बात होती है। ठीक है, इसलिए हम जब भी पेपर करते हैं, किसी भी लेवल पे कर रहे हो, एक चीज हमारे जहन में बैठी हुई है या शायद बिठा दी गई हुई है, वो यही है कि पेपर पूरा करके। अब मैं आपके सामने एक इडियम रखने लगा, आपने वो सुना होगा पहले कई दफा। आज हम ना उस इडियम के बेस पे अपने लेक्चर को लेके चलेंगे। आपका इडियम है हेस्ट मेक्स वेस्ट। समझ आ गई? इसका उर्दू इडियम क्या है, जो उर्दू में इसका मुहावरा है? जल्दी का काम शैतान का। और अगर कोई पंजाबी में इसका वर्जन जानता है तो कालियां गेट होए। ठीक है, जब हम कोई काम जल्दी जल्दी करते हैं उसको कहते हैं काली, जैसे पंजाबी का वर्ड है कालियां। ठीक है, कालियां अगे टोए। ठीक है, तो तीनों वर्जन जरा सामने फिर रख लेने। हेस्ट मेक्स वेस्ट, जल्दी का काम शैतान का, कालियां अगे टोए। ठीक है, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप जिस जगह पर भी अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एकेडमिक के स्टूडेंट हैं, चाहे आप जनरल के स्टूडेंट हैं, या आप कहीं पर भी अप्लाई करें किसी भी लेवल पे, किसी जगह पे उन्होंने आपसे डिमांड की कि मुझे 9 में से 9 नंबर ही लेके दें। आपकी डिमांड्स फर्क है। ठीक है, मैंने ये बात भी बड़ी सुनी कि जैसे टारगेट हाई सेट करेंगे तो फिर इतना आएगा ना, बड़ा घिसा पिटा जुमला हम इसको साइड पे करने वाले कि मैं 100 नंबर को सोचूंगा तो 80 लेके आऊंगा ना। तो आपने तो पहले दिन में बिठाया कि तो 100 आएंगे तो फिर 80 आएंगे, तो आप एक्चुअली 80 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिन में तो 80 बैठा हुआ है ना। तो आप 80 की तैयारी करिए, 80 की 80 का किया और 80 आएंगे। परसेप्शन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली पेपर इज डिफिकल्ट एंड एट द सेम टाइम पेपर इज लेंथी। ठीक है, बहुत ही एबल कैंडिडेट जो होता है ना, उसके लिए भी मुश्किल से पेपर मैनेज होता है 60 मिनट्स के अंदर, और वो हाईएस्ट मार्क्स ले। ठीक है, वो नेक टू नेक चल रहा होता है बिल्कुल, वो बिल्कुल टाइम पे खत्म करता है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि तो बहुत ही एबल कैंडिडेट आ जाए, वो 15 मिनट पहले रीडिंग का पेपर करा दे, ये ले जी मैंने कर लिया और नंबर में 9 ले लो। वेरी रेयर, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं, बट इट्स वेरी रेयर चांसेस। हर शख्स इस लेवल पे नहीं है। दूसरी चीज, अब आप सब यहाँ पे डिफरेंट जॉनरा से बैठे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ हैं, डिफरेंट कंट्रीज में जाना है और डिफरेंट जगह ही आपने अप्लाई करना है। आपको आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी बता दी गई हैं आपके कंसल्टेंट ने, या आपकी यूनिवर्सिटीज ने, या आपके कॉलेजेस ने।
जी आप हमें मिनिमम इतना बैंड दे, इसका मतलब दैट्स योर प्राइम टारगेट, उसके ऊपर जितना आ जाए तो फिर शुक्र है। ठीक है, यहाँ तो ना आपने टारगेट ये सेट किया कि जी मुझे इतना चाहिए, जी मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, देन दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, फिर तो आपका टारगेट कुछ और है। जब आपका टारगेट इतना है कि आपको 5 चाहिए या 6 चाहिए या 6.5 चाहिए, स्टोरी इज डिफरेंट। हम 6.5 बैंड रख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। अगर आप मास्टर्स लेवल के लिए भी जा रहे हैं ना तो आपको 6.5 ही चाहिए। बहुत कोई कम ऐसे डिसिप्लिन हैं जो यूनिवर्सिटीज है जो 7 या 7+ मार्क लेते हैं, आमतौर पे 6, 6.5, 6.5 चाहिए। हम 6.5 की बात करते हैं, 6.5 के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए होता है? 27 के 26? 26 ऑनवर्ड्स में 26 से 29 इज 6 बैंड, ठीक है, 6.5, और जीटी का थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ठीक है, हम चलिए 26 स्कोर का एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि आपको 26 स्कोर चाहिए, तो आपका जो है ना रिक्वायर बैंड आ जाएगा। अब 40 क्वेश्चन है, 26 आपको चाहिए, तो आपके पास तो पहली 14 क्वेश्चन का क्वेश्चन है। अगर मैं 14 क्वेश्चन छोड़ भी दूं पेपर में और मैंने 26 जो अटेम्प्ट किए हैं वो ऐसे अटेम्प्ट किए कि सारे ठीक है, आप तो फिर भी पास कर जाएंगे, तो पेपर तो बहुत अच्छा हुआ आपका, फिर पेपर खराब तो ना होगा। ठीक है ना, हमने इस परसेप्शन को थोड़ा सा चेंज करना है। मैं ये बिल्कुल आपको नहीं कहना चाह रहा कि पेपर पूरा ना करें, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग टू यू। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना बैंड चाहिए ना पहले उतना पेपर इस तरीके से करें कि आप डेड श्योर हो जब आप क्लास से बाहर निकलें एग्जामिनेशन रूम से कि यार मेरा 6.5 बैंड तो ऑन द ट्रॉट है पक्का। हाँ, इसके ऊपर मैंने कोशिश की है, वो आ गया तो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने ब्लफ किया तो क्या लगाए हैं, जल्दी में किया था, ठीक हो गया था, ठीक है, नहीं हुआ था ना से। मगर 26 क्वेश्चन मैं पढ़ के समझ के करके आया। अब हम अपना आइडिया वापस लेके आते हैं, हेस्ट मेक्स वेस्ट। अगर आपने पेपर में कंट्रोल लेना सीख लिया उस 60 मिनट्स का, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पार कर जाएंगे अपने रिक्वायरमेंट को, शायद सुपर भी चले जाएंगे। और अगर आप हर वक्त पेपर को उजलत में करेंगे ना कि बस मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, वो 26 भी खराब करते जाएंगे आप, वो 14 के चक्कर में जो आपने एक्स्ट्रा करने थे। यू गॉट द पॉइंट? सो पहले टारगेट ये रखें कि जितना मुझे चाहिए ना वो अच्छे तरीके से और जबरदस्त तरीके से मैनेज हो जाए। अपने पेपर की टाइम मैनेजमेंट वैसे करें, फिर आपको लगेगा मेरे पास ज्यादा टाइम है, मेरे पास कम टाइम है। फिर आपको एक पीछे से पुश नहीं आ रहा होगा जल्दी करो जल्दी करो, आपको होगा अच्छा हाँ यार मैंने इतने क्वेश्चंस करने, इतना मेरे पास टाइम है। आप ऑलरेडी कैलकुलेट करके गए हैं कि मैंने अगर 2.5 पैसेज करना है तो मुझे एक पैसेज पे कितना टाइम लगाना है। मैंने अगर पैसेज ही 2 करने हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जिनको 5 मिनट रिक्वायर है, तो 5 मिनट तो 19-20 पे आ जाता है। तो आपको पता है मैंने तो आधा पेपर भी कर लिया तो मैं तो पास हो जाऊंगा, तो मैंने कितना पैसेज अटेम्प्ट करना है, ये कितने करने हैं, मैं ओके हूँ, तो मैं उस पर आराम से पूरा ठीक ठाक टाइम लगा सकता हूँ। यू गॉट द पॉइंट? ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। आप सबको अपने अपने बैंड्स पता है, उसकी जो ग्रेड है वो आपके साथ शेड होती है, ग्रुप में रोज आती है, आपको इतना पता है कि मुझे कितना रो स्कोर चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, 26 चाहिए, कि मेरा टारगेट अचीव हो जाए। तो आप रीडिंग को सुकून से करें, फिर इस तरह आपका राइटिंग का पेपर बहुत अच्छा होगा, क्योंकि रीडिंग करके आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो दिमाग इतना पजल हो जाता है कि आप बाद में राइटिंग नहीं कर पाते, और ब्रीदर है नहीं है बीच में, रीडिंग का पेपर लेते हैं, राइटिंग आपके सामने रख देते हैं, राइटिंग भी डिस्टर्ब होती है क्योंकि आप अभी रीडिंग वाले माहौल से बाहर नहीं निकले होते हैं। तो पेपर में ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो अगर पेपर में कंट्रोल करना आपको आ जाए, स्पेशली द रीडिंग पार्ट, तो ये राइटिंग विल बी गेट सक्सेसफुल एज वेल। टारगेट आज यही है हमारा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आपसे डिफरेंट स्ट्रेटजीज के पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अब आपको मैंने पहले बता दिया कि आपका जितना टारगेट है पहले वो अचीव करना है। 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में जब आप अपने टारगेट पे आ जाएंगे ना, मैं आपके सामने कोई पेपर रखूँ जितना बैंड चाहिए वो तो मेरा आ रहा है, तब आप एक्स्ट्रा के लिए एफर्ट पुट आप शुरू करते हैं कि अच्छा अब मैं अपने आप को सेफ जोन में ले जाता हूँ कि पेपर में अगर मैं कोई 5-6 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लूंगा तो शायद मेरा 0.5 इंक्रीज हो जाए या शायद 1 बैंड ऊपर चला जाए। गुड, फेयर इनफ। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटजीज। मैंने इसमें से कुछ लिखी है यहाँ पे, अभी इसकी मजीद और स्ट्रेटजीज भी बन सकती हैं। You want strategies P1, P2 and P3 जैसे सीक्वेंस पे पेपर आ रहे करते हैं।
ऑलरेडी से एक सीक्वेंस आपको बना के दिया था, एक पैसेज 1 आता है, एक पैसेज 2 आता है और एक पैसेज 3 आता है, ऑटो सीक्वेंस में चले जाए। इसमें फायदा सिर्फ ये होता है इस टेक्निक का कि एज यू मस्ट हैव बीन टोल्ड इन द क्लास एज वेल, आपका एक सीक्वेंस बना होता है। पैसेज 1 आमतौर पर आसान होता है, पैसेज 2 थोड़ा मॉडरेट लेवल पे होता है, पैसेज 3 थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर आपने इसी स्ट्रेटेजी पे जाना है तो पहले 2 पैसेज में मेरा ख्याल है आपकी जो रिक्वायर्ड बैंड की है ना वो पूरी हो चुकी होती है। इसका मतलब है कि आप फिर पहले 2 को ज्यादा टाइम दे दें, तीसरे पे जो बचा कुचा टाइम होगा लगा दें, मगर पहले 2 पे टाइम एफर्ट इस तरह से हुई हो कि आपका रिक्वायर्ड स्कोर बन जाए जितना आपको चाहिए। एक स्ट्रेटेजी ये वाली है। अगर मैं दूसरी पे जाऊं तो पैसेज 1 2 3 सीक्वेंस वही है इसका, मगर यहाँ पे क्या करें, मस्ट अटेम्प्ट पैसेज 1 फर्स्ट। आप ये ज़हन बना लेते हैं कि यार मैंने पैसेज 1 तो करना ही करना है क्योंकि ये आसान होता है हर दफा। पैसेज 2 और 3 में से आप एक को फाइनल करते हैं ड्यूरिंग द एग्जाम कि 2 करूं कि 3 करूं, और जो आप फाइनल करते हैं उस पर आप प्लेंटी ऑफ टाइम लगाते हैं, और ऑब्वियसली जो तीसरा रिमेनिंग बच जाएगा, चाहे वो दूसरा हो चाहे वो तीसरा हो, उस पर अगेन जो बिल्कुल आपका एंड का टाइम होगा वो आप एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए पुट कर रहे हैं। अगेन आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो 2 पैसेजेस से बन चुका होगा। ठीक है, इसी स्ट्रेटेजी को आप चेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है आप पैसेज 2 फिक्स कर लें, मे बी आपको पैसेज 2 बड़ा आसान लगता है तो आप फिक्स कर लें, पेपर स्टार्ट होते साथ ही सबसे पहले मैंने P2 करना है, उसके बाद P1 और P3 में से वो एक सेलेक्ट कर लेना, या मे बी यू वांट टू डू P3 फर्स्ट एंड देन आई विल सेलेक्ट मे बी P1 एंड P2, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। तो इसी स्ट्रेटेजी की 3 वेरिएशंस और भी, ठीक है, बट अगेन आपका 2 या 2.5 पैसेज से ही काम बन जाएगा। ठीक है, ये एक और दूसरी स्ट्रेटेजी है। अगली पे बात करते हैं। नाउ दिस स्ट्रेटेजी इज क्वेश्चन टाइप से रिलेटेड है। इसमें एक्चुअली आप क्वेश्चंस को फॉलो करते हैं। अब पैसेज वाले ऑर्डर से आप बाहर आ गए, क्योंकि जो पैसेज का जो ऑर्डर है वो तो एग्जाम में पहले से बना के उसने दिया, P1 P2 एंड P3। आपके काफी सारे क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स की सूरत में आते हैं, जिसको हम सेंटेंस कंप्लीशन बोलते हैं। उसके आगे डिफरेंट वैरायटीज है, मैं आपको दूसरे पेज पे दिखाता हूँ कौन सी। आप टारगेट सेट कर लेते हैं कि यार मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स पहले करनी है, जहां जहां पे आ रही है। मेरा टारगेट है मुझे 26 क्वेश्चन चाहिए, मैं पैसेज को देख नहीं रहा, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स करता हूँ यार वो तो हर दफा एक ही कोई गलत होती है, सारी ठीक हो जाती है, या मेरी सारी ब्लैंक्स ही ठीक होती हैं हर दफा, मेरी तो गलती कोई नहीं होती। तो आपके पूरे पेपर में 40 में से हो सकता है 15 16 या 12 13 फिलिंग द ब्लैंक्स हो, कोई 2 3 पहले पैसेज में होंगी, कोई 3 4 दूसरे में आ जाएंगी, कोई 5 6 तीसरे में होंगी। हम जब पैसेज वाइज जाते हैं ना, हर पैसेज में एक चैलेंज होता है, एग्जामिनर ने सेट किया होता है। कुछ उसमें क्वेश्चन आसान होते हैं, कुछ मुश्किल होते हैं। आसानी हम वाले जल्दी से कर लेते हैं, हमारा उस पर टाइम भी कम लगता है और वही ठीक होते हैं। जो मुश्किल वाले होते हैं वो हमारे गलत भी होते हैं, हमारा टाइम भी सारा ले लेते हैं। और जब हम दूसरे पैसेज पे जाते हैं तब हमें हफड़ा तफरी पड़ जाती है, फिर हम हेस्ट वाला काम शुरू कर देते हैं, और फिर जो काम आता है वो भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो गड़बड़ होगी, इसका मतलब कि आपकी प्लानिंग ठीक नहीं थी, आपको पता ही नहीं था कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आप इसको डिफरेंट स्टाइल से अटेम्प्ट करते, मे बी आप उसमें से उस दिन 6 6.5 बैंड निकाल लेते पेपर में से, क्योंकि nobody is asking you to go sequence wise, nobody is asking you to do this question first। और कोई भी क्वेश्चन आइल्स का 40 के 40 इंटरडिपेंडेंट नहीं है, सारे क्वेश्चंस इंडिपेंडेंट है। आप कहीं से पेपर स्टार्ट कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन पिकअप करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस पेपर। इट मींस आप उस इंडिपेंडेंस का एडवांटेज लें पेपर के अंदर। आप क्यों डिपेंडेंट कर देते अपने आप को P1 P2 एंड P3, या आप क्यों डिपेंडेंट कर देते कि अगर मैंने पैसेज 1 ही सिलेक्ट कर लिया तो पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ही करना, आप उसको क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर लें अगर वो वाले आसान लग रहे हैं, डजंट मैटर। ठीक है, ये इसका एनालिसिस कैसे करना है वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो आप क्वेश्चन वाइज जा सकते हैं, जिसके अंदर अगेन आप पैसेज को सीक्वेंस में ले लेते हैं, बट आप पहले फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं और फिर एमसीक्यूज करते हैं। एक स्ट्रेटेजी वही है कि आप क्वेश्चंस पहले करते हैं और एमसीक्यूज बाद में करते हैं, मगर इसमें तरीका करके फर्स्ट अटेम्प्ट ऑल FIV फ्रॉम ऑल द पैसेजेस, जो भी मैंने बात आपसे की है पूरे पेपर में से फिलिंग द ब्लैंक्स निकाल लें, जहां जहां पे आ रही है उतना उतना पोर्शन बड़े कर लें।
ठीक है, ये थोड़ी सी ट्रिकी स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि जैसे आप पैसे चेंज करेंगे कंटेंट चेंज हो जाएगा। स्ट्रेटेजी सेम है, क्योंकि एक्चुअली आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए। जब आप उस पैसेज में वैसे जा रहे होंगे तब भी तो आपने पढ़ के वैसे निकालना आंसर। तो ये लाइक गिव एंड टेक वाली सिचुएशन है। आपको कंटेंट तो चेंज हो जाएगा मगर आपकी क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी सेम रहेगी। तो मगर ये चीज प्रैक्टिस में जब आप करेंगे तब आप फाइनल में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इन 4 स्ट्रेटेजीज पे रहते हैं, वैसे और भी काफी सारे, मगर फिलहाल अभी यहाँ पे स्टिक करते हैं। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन को जरा शॉर्ट करूं, व्हाट वी कैन सी इज आपके पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं जो मैंने यहाँ पे भी डिस्प्ले की हैं। 2 स्ट्रेटेजीज पैसेज वाइज हैं, 2 स्ट्रेटेजीज क्वेश्चन वाइज हैं, जिसमें से एक स्ट्रेटेजी तो बाय डिफॉल्ट 90% स्टूडेंट अटेम्प्ट करता है। इस पे तो सारे ही होते हैं। जब वाइल्ड स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली पता ही नहीं होता, वो पेपर देता हूँ वो P1 से स्टार्ट करता है, P1 का क्वेश्चन नंबर 1 ही करना और 13वां सवाल हल होना है तो फिर उन्होंने दूसरा P2 का सफा खोलना है। हाँ मुझे पता ऐसे ही करते हैं। फिर वो 26वां सवाल हल होगा तो फिर P3 को ओपन करेंगे। वो इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि अगला खोल के देख ले पाए, आसान ही हो। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर ऐसा बिल्ड हुआ होता है आपके ऊपर। अब ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा आपके पास कि मैंने स्ट्रेटेजी 1 करनी है, 2 करनी है, 3 या 4? ये कॉन्फिडेंस आता है आपको जो हम आपका फ्राइडे का टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करते हैं ना। थोड़ा सा अलमिया ये है, स्टूडेंट्स टेक फ्राइडे टेस्ट वेरी लाइट। वो समझते बस आना, खाना पूरी एक अटेंडेंस लगानी है, मैंने घर जल्दी जाना है, आज मैं सुबह का टेस्ट दे दूंगा। वो जल्दी जाने की पड़ी होती है तो बस ना निकल जाए तो फटाफट राइटिंग अद्धी करके मेरी बस निकला ना दी तो मैं अजे रिक्शा लेकर अड्डे ते जाना, हाँ मैं घर जाना पिछे। ठीक है, जिवें तुसीं घर ना गए तो काम ही नहीं कोई होना। ठीक है, वो आप टेस्ट को प्रोटोकॉल से देते नहीं है। ठीक है, इस टेस्ट को इतना सीरियसली लें जैसे फाइनल एग्जाम है। आपको कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए वर्कआउट करेगी। सो दिस इज द फ्राइडे और एवरी फ्राइडे इज द टाइम टू एक्सरसाइज दैट थिंग। आप कॉन्फिडेंस तो ले पहले कि अगर मैं क्वेश्चन वाइज जाता हूँ तो क्या मेरा पेपर हल होता है, मेरा टारगेट अचीव हो रहा है, और उसको 2-3 फ्राइडे मुसलसल अप्लाई करके देखें। कंसिस्टेंसी आएगी, आपको पक्का हो जाएगा कि नहीं यार मैं तो इस वाले मेथड से ज्यादा फ्रूटफुल हूँ, मैं पता नहीं कहाँ टकरे मारता रहा इतने महीने। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं था तरतीब क्या रखनी है। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट ब्रेन, डिफरेंट कैपेबिलिटी एंड डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। आपको पता ही नहीं कि आपके पास क्या स्किल है। पहले अपना स्किल तो डिस्कवर करें और उसको यूटिलाइज करें पेपर में, बजाय इसके कि रट्टू तोते की तरह मैं कह रहा हूँ कि ये करें तो आप वही करना शुरू करते हैं। यहाँ तक बात ओके है? अब हम बात करते हैं जरा कि आपके क्वेश्चन की टाइप्स क्या है, वहां से फिर आपको स्ट्रेटेजी निकालनी जरा और आसान हो। I'm going to display these 2 tablets to you. इनमें सारे क्वेश्चंस लिखे हुए जो आइल्स में आते हैं मेरे हिसाब से। अगर कोई भी टाइप मिसिंग है तो आप मुझे बता सकते हैं, वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। चाहे एकेडमिक का पेपर है चाहे जीटी का पेपर है, ये सारी क्वेश्चन टाइप्स लिखी हैं जो आइल्स में आते हैं रीडिंग के पेपर में। आप पढ़ लें, अगर आपको लगता है कि मिसिंग है तो बताएं, मैं इसमें ऐड करता हूँ। वैसे मैंने अपने हिसाब से तो ठीक ही लिखी। ये एकेडमिक और जीटी दोनों की क्वेश्चन टाइप जो है ना सेम है, ये क्वेश्चन टाइप सेम है, चाहे एकेडमिक का पेपर है चाहे जीटी का पेपर है, ये सिर्फ क्वेश्चन टाइप्स हैं। आपको एग्जाम वाले दिन वो जो 40 क्वेश्चन है ना इन्हीं में से आएंगे। कभी कभी कोई एक आधी टाइप नहीं भी आती है, आपने कितने पेपर्स किए हैं, कभी कभी किसी पेपर में सारी टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं होते, कुछ मिस कर देता है कुछ डाल देता है, मगर ओवरऑल टाइप्स ही पढ़ ली है। ठीक हो गया, ओके जी। मैं जरा इसको छोटा छोटा इंट्रो दे देता हूँ टाइप्स का। नोट्स होते हैं ये खास तौर पे, इसकी अच्छी एग्जांपल ये है, आप जब अपना लिसनिंग का पार्ट 1 करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन उसमें आप देखते हैं ना, नेम आगे ब्लैंक दिया होता है, एड्रेस आगे ब्लैंक दिया होता है, वो एक्चुअली नोट्स होते हैं, उसको नोट्स बोलते हैं। आपकी रीडिंग में कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आपने इसी हफ्ते जो स्टोरी ऑफ सिल्क का कल किया है उसके अंदर जो पहला पैसेज है उसके जो पहले 5-6 क्वेश्चन है वो नोट लिखने वाले, वो कुछ नोट्स से, और उसी को कुछ सेंटेंस कंप्लीशन में देते हैं जिसको हम फिलिंग द ब्लैंक्स कहते हैं। पूरा जुमला लिखा होता है जिसमें से वो 1 या 2 वर्ड मिस कर देता है और आपसे डिमांड करते हैं जी राइट 1 वर्ड और 2 वर्ड आंसर।
आप उसको कंप्लीट करते हैं। उसको नोट्स कंप्लीशन भी आजकल कहते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन भी बोलते हैं, ब्लैंक्स भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। नोट होता है जो बुलेट होता है, और सेंटेंस कंप्लीशन होता है जो एक पूरा जुमला लिखा होता है, तो उसमें फर्क सिर्फ इतना सा, ठीक है। आपके लिसनिंग के अंदर ही जो पार्ट 4 आता है उसमें ज्यादातर सेंटेंसेस होते हैं, और पार्ट 1 में नोट्स होते हैं, तो वो आपको एक अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी इसमें, ठीक हो गया। फिर ऑब्वियसली आपके टेबल्स आ जाते हैं, जिसमें खाने बने होते हैं, आपने टेबल्स फिल अप करने होते हैं। एक्चुअली सिर्फ टेक्स्ट ही फिल करना होता है आपने, या आपकी कभी कभी डायग्राम्स आ जाती हैं, उसको लेबल करना होता है। फ्लो चार्ट आ जाता है, जिसमें अक्सर एरोस के साथ इंफॉर्मेशन दी होती है, ऐसे एरोस लगे होते हैं, तो आप एरोस के फ्लो को फॉलो करते हुए उसको फिल अप करते हैं। वो हो सकता है आपने किया हो, नहीं किया तो किसी न किसी टेस्ट में आपको करवा दिया जाए, तो ये डायग्राम से रिलेटेड होता है। समरी आ जाती है, समरीज आपने पढ़ी हुई है, समरी इज अ वेरी कॉमन वर्ड, हम इंग्लिश उर्दू में समरीज करते रहे हैं, पूरे एक उसका खुलासा जो होता है। समरी के अंदर कभी कभी वो आपको हेल्प के तौर पे नीचे वर्ड्स दे देते हैं, उसको हम वर्ड बैंक बोलते हैं, कि इन्हीं वर्ड्स में से सिलेक्ट करके आंसर करते हैं। और कभी कभी वो कहते हैं कि जी पैसेज में से आंसर निकाल के दो, अगेन 1 वर्ड या 2 वर्ड, तो वो एक ही टाइप है, वर्ड बैंक या नो वर्ड बैंक। और आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं, एक स्टेटमेंट होती है, आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है, नीचे उसका आंसर आपने लिखना होता है, अगेन 1 वर्ड के अंदर या 2 वर्ड के अंदर। ये जितनी टाइप्स मैंने आपको बताई हैं, ये सारी, ये एक्चुअली इनका जो कैटेगराइज करूँ ना मैं एक चीज में, ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं बेसिकली। तो आपके एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स की काफी सारी टाइप्स हैं। अभी जैसे मैंने कहा था ना कि फिलिंग द ब्लैंक्स करें, तो वो यही नहीं है कि जहाँ पे जुमले के अंदर खाली जगह होगी तो वो पूरी करेंगे तो फिलिंग द ब्लैंक हो जाएगी। फिलिंग द ब्लैंक्स के पहले आपको टाइप पता होनी चाहिए कि आइल्स में फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं कौन से। ये जितने टाइप्स हैं ये सारे फिलिंग द ब्लैंक्स में फॉलो करते हैं। अगर आप क्वेश्चन स्ट्रेटेजी पे जा रहे हैं ना, तो आपको पता होगा कि अच्छा ये वाले क्वेश्चन मैंने पहले करने हैं, फिर मैंने एमसीक्यूज करने। ये गलत पॉइंट, जो स्ट्रेटेजी आपको मैंने बताई, इसकी नॉलेज होना बड़ी जरूरी है। दूसरे दूसरे आपके सारे मल्टीपल चॉइस है। अब जो मैं क्वेश्चन आपको बताने लगा उसका आंसर पहले लिखा होता है, बस आपने सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। जिसके अंदर आपकी कन्वेंशनल मल्टीपल चॉइस है, ऑब्वियसली ए बी सी, क्वेश्चन लिखा होता है, नीचे ऑप्शन होती है ए बी सी डी, आप सिलेक्ट करते हैं, एमसीक्यूज हैं सारे। ये फैक्चुअल और नॉन फैक्चुअल में फर्क ही होता है। अगर आप कोई एमसीक्यू पढ़ते हैं ना, उसके अंदर उसने सिंपल सिंपल एक स्टेटमेंट लिख दी है, वो आमतौर पर फैक्चुअल एमसीक्यू होता है। एक होता है जिसमें लिखा होता है द राइटर सेज, द राइटर्स व्यू, द राइटर सजेस्ट्स। अगर आपने नहीं पढ़ा, आप अभी जब रीडिंग की मजीद प्रैक्टिस करेंगे उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो स्टेटमेंट ही आपको बता देती है कि पॉइंट ऑफ व्यू वाले क्वेश्चन। अब ये इसकी बारीकी है, एक्चुअली ये आप यहाँ पे सीखने के लिए आए, ये सारी टिप्स हैं। आपको अगर ये सारी टिप्स पता है, आपको पेपर में पता है कि मैंने करना क्या इस क्वेश्चन के साथ, कौन सा क्वेश्चन टफ टाइम देगा, कौन सा आसानी से हो जाएगा, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे मैं इजीली क्रैक कर लेता हूँ, मुझे टाइम कहाँ पे स्पेंड करना, पेपर की मैनेजमेंट हो रही है। ट्रू फॉल्स सारे आंसर गिवन होते हैं, आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स मार्क करना होता है, अगेन यस नो में भी सेम स्ट्रेटेजी। सेंटेंस कंप्लीशन, अगेन इसके अंदर ये सेंटेंस कंप्लीशन मल्टीपल चॉइस वाला है। फॉर एग्जांपल एक जुमला लिखा होता है और नीचे ऑप्शंस दी होती हैं ए बी सी डी, आप इस ऑप्शन से चूज करके इस जुमले के आगे इसको फिट करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। ये वाला सेंटेंस कंप्लीशन डिफरेंट है, यहाँ पे आपने वर्ड लिखना होता है पैसेज में से ढूंढ के, यहाँ पे आधा आधा सेंटेंस ऑलरेडी आपके पास गिवन होता है, तो आपने दोनों को मिला के एक बनाना होता है, ये वो वाला सेंटेंस कंप्लीशन। तो इसकी ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं ऑलरेडी, ये भी मल्टीपल चॉइस की कैटेगरी है। फिर आपकी मैचिंग लिस्ट आ जाती है, जिसमें आप नाम मैच करते हैं, कभी डेट मैच करते हैं और कभी आप पैराग्राफ मैच करते हैं, और ऑब्वियसली आपकी हेडिंग्स होती है। ये सारे एमसीक्यूज की टाइप्स हैं। अगर आप क्वेश्चंस के मुकाबले से इसको करते हैं, सो देन यू हैव अ क्लियर आइडिया कि मैं क्या कह रहा था। अब अगर मैं इसको दोबारा डिस्प्ले करूं, अब आपको शायद ये वाली बात समझ आ जाएगी कि मेरा FIB और MCQ से क्या मतलब है। जितने क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स में मैंने आपको दिखाए हैं, वो सब इसका मतलब आपने पहले सॉल्व करना है। अगर आप ये वाली स्ट्रेटजी जो पेन से खेल रहे हैं मत खेलें, ठीक है, बात सुने अच्छे से। हाँ जी, कोई गल समझ आई हूँ यहाँ तक अभी तक बात जो की है, गेटिंग इट, कि स्ट्रेटजी पेपर की बनाना कितना जरूरी है। अगर आप रैंडमली आकर सिर्फ पेपर दे रहे हैं तो इट वर्क्स फॉर यू, देन यू आर अ वेरी लाइक सुपर पर्सन, मैं कहूँगा
कि बगैर स्ट्रेटेजी के आपने 6.5 7 8 बैंड ले लिया, फिर तो आप सुपर ह्यूमन है, महाह्यूमन। आपको तो तस्वीर खिंचवा के लगवानी चाहिए कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, पेपर में 8 बैंड लेके आ गए। अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ जाते हैं तो फिर तो पता नहीं आप क्या करते पेपर के अंदर। हम जो भी इंसान है, बल्कि कोई भी इंसान है, सब बहुत काबिल होते हैं। बात होती है कि हम अपनी काबिलियत को अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट में जो हम कर रहे हैं अच्छे से इस्तेमाल कर लें तो हर कोई अचीव कर सकता है उस काम को। एबिलिटी सब में, आप में से ऐसा कोई भी नहीं बैठा जिसमें एबिलिटी नो वाइड्स करने की, अच्छे बैंड लेने, बस आप क्लिक नहीं कर पाते उसको, इसलिए कब कम नंबर कम ज्यादा इस तरह चलता है। ऑलराइट जी, यहाँ तक तो बात लगता काफी हद तक पल्ले पड़ गई आप लोगों को, ठीक है जी। ये वाली बात भी समझ आ गई है, ठीक है। इसमें बस मैं एक चीज और ऐड करने लगा, ठीक है, टाइप्स के हवाले से। आपने अब जब भी तैयारी करनी है ना, क्लास में तो चले हम आपको सिखा रहे होते हैं स्ट्रेटेजीज, एक्चुअल प्रैक्टिस होती है जब आप इंडिविजुअल बैठ कर तैयारी करते हैं, घर पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं या जब आप जुम्मे को आके टेस्ट देते हैं। आपने टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी आपके लिए फ्रूटफुल है। अव्वल तो आप खुद निकाल सकते हैं, अगर नहीं निकलेगी तो ऑब्वियसली यू कैन कम टू अस, वी कैन गाइड यू फर्दर कि स्ट्रेटेजी बनानी कैसी है टेस्ट की। पहले मैं क्वेश्चंस की थोड़ी और आपको नो हाउ दे दूं। आपके आइट्स में ना उन्होंने हर क्वेश्चन की एक्चुअली 2 कैटेगरीज रखी हुई हैं, इसलिए मैंने इनको पेयर्स में लिखा हुआ है क्योंकि ये एक जैसे क्वेश्चन है। अब इसके अंदर एक और टिप है जो आपको देंगे, आपको ऑलरेडी मे बी टीचर्स ने बताई भी हो। ये 2 टाइप के क्वेश्चंस में ना ये वाला इजी है और ये वाला जो है जिसको मैं डबल टिक कर रहा हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू अपर वन। नोट्स में आमतौर पे आप ग्रामर का तो ध्यान नहीं रख रहे होते क्योंकि सिर्फ एक वर्ड लगाना है, मगर जब आप सेंटेंस को फिल करते हैं तो ग्रामेटिकली वो सेंटेंस ठीक होना चाहिए, तो उसमें जरा सा भी आगे पीछे करती तो आंसर गलत हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है, इसलिए उसमें चैलेंज आ जाता है। ये आमतौर पे ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे है, बट स्टिल आई बिलीव टेबल इज वेरी इजी टू फिल अप। डायग्राम कभी थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है और फ्लो चार्ट अक्सर औकात स्टूडेंट को नहीं समझ आता। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, फ्लो चार्ट को समझ लें तो फिर ये मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए मैंने उसको इस ऑर्डर में लिखा हुआ है। टेबल क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट है, टेबल अक्सर आ जाता है, आपको टास्क 1 में भी आता है राइटिंग के अंदर, वो टेबल पढ़ पढ़ के ना आपको आइडिया हो जाता है कि टेबल कैसे करना है। इसलिए कि जब वो रीडिंग में या लिस्टिंग में टेबल आता है ना, वो इजीली क्रैक कर लेते हैं स्टूडेंट्स। दैट इज वन ऑफ द रीजंस। समरी जिसमें वर्ड बैंक आता है ना, वो मुश्किल होता है, डिफिकल्ट। उसमें पैराफ्रेजिंग जरा हाई लेवल की होती है। जिस समरी में कहता है ना जी पैसेज में से आंसर निकाल के लिख लें, वो समरी आसान होती है। अब ये आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है और ये वाली टाइप कर रहे हैं, ये टाइम ज्यादा लेगी। अगर फिलिंग द ब्लैंक्स कर रहे हैं और ये वाली टाइप कर रहे हैं, ये टाइम कम लेगी। अब ये नॉलेज है तो ही आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, क्योंकि आपको पहले से पता है कहाँ पे टाइम खर्च होने वाला है। पेपर को देखते साथ ही, क्वेश्चंस को देखते साथ ही आइडिया हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल पे होते हैं, कभी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कभी आसान होते हैं। इसी तरह जो एमसीक्यूज फैक्चुअल होते हैं, जिसमें राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मांगा होता, वो आसान होते हैं, और जिसमें राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू मांगा होता है ये मुश्किल होते हैं। ट्रू फॉल्स आसान है, यस नो डिफिकल्ट है, क्योंकि अगेन इसमें राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू मांगा होता है। स्ट्रेटेजी एक है दोनों की, एमसीक्यूज की भी एक ही है, ये जितने की एक ही स्ट्रेटेजी है, इसकी भी एक ही स्ट्रेटेजी है। जो आपके सेंटेंस कंप्लीशन है ये भी वेरी करता है, कभी आसान आ जाता है, कभी डिफिकल्ट आ जाता है, तो ये वेरिएशन में ये वाले सीक्वेंस में, ठीक है। पर्सन वाला इजी है, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, और जो पैराग्राफ मैचिंग है ये काफी डिफिकल्ट है। इट्स डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बॉदर करते हैं और ये टाइम ज्यादा स्पेंड करवा देते हैं आप। और हेडिंग्स भी अगेन मुश्किल है, ये भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में। So identify the questions first so that you already know okay, which are the easy ones, which are the difficult ones. ठीक है, अब आपको ये चीजें पता लग गई, आपने पेपर को अटेम्प्ट किया, रिजल्ट आपके सामने आ गया। लेट्स सपोज आपके सिर्फ 18 ठीक होंगे और आपके 22 गलत हो गए, ठीक है। अब आपका एनालिसिस ये है कि यार मैंने ये 18 क्वेश्चन है ये तुक्के से ये किए थे कि मैंने बाकी पढ़ के किए थे। कई बार आप तुक्का लगाते वो ठीक हो जाता है, स्टूडेंट खुश हो जाता है, मगर एग्जाम में वो कामयाब होगा नहीं होगा, वो चांस पे चला गया। आपका एक्चुअल स्कोर वही है क्योंकि पेपर आपने किया होता है, वो आपको पता है क्या वही वाकई मैंने किया था, ये किसी से पूछा तो नहीं था, किसी का नजर तो नहीं आ गया था मुझे,
तो मैंने बस देख के तो नहीं लगा दिया, तो पेपर में हो सकता है उस दिन वो अपॉर्चुनिटी बने ही ना आपकी, वो काउंट ना करें आप, वो जेन्युइन रिजल्ट आपको पता है एक्चुअली आपने वो पेपर कितना पढ़ के समझ के किया, उसको प्रॉपर एनालाइज किया करें। यहाँ तक बात ओके है? अजान होने दे फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसको। All right, so my dear friends, so if we have the know-how of these two things, question type, easy, difficult, and strategy, once you execute, obviously then you can analyze. हम बात कर रहे थे कि लेट्स सपोज आपका अगर 18 स्कोर आ जाता है और 22 गलत हो गए, आप उसमें से भी बताया कि आपने जेन्युइन तौर पे कितने ठीक किए थे पढ़ के, उन क्वेश्चंस को लेता करना, वो आपको पता आपने समझ के किए हैं, इसके वजह के बाकी सारे क्वेश्चंस पे आपका काम होने वाला है। अब आप ये देखें कि जो ठीक हो गए वो कौन से हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ है बेसिकली, वो आपको समझ आ गए हुए, वो आप पेपर में क्रैक कर लेंगे। उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करें, पेपर में देखें कि यार ये वाले जो क्वेश्चन है ना ये मुझे आते हैं। अब आपको पता है कि वो कौन से क्वेश्चन है, फिर देखें वो किस कैटेगरी में फॉल करें, वो फिलिंग द ब्लैंक्स के कि एमसीक्यूज के, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे, किस टाइप में। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, बाकी क्वेश्चन में जैसे जैसे आपका स्कोर ऊपर जाएगा, हमेशा देखें कि आपका जेन्युइन स्कोर क्या है और उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेंथ को देखें। अब देखिए आपका टारगेट अचीव हो रहा है नाउ, इवेंचुअली 3 4 5 हफ्ते के बाद आपकी स्ट्रेटेजी है ना फॉर्मेशन में आना शुरू हो जाएगी। आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है और डिफिकल्ट पार्ट कहाँ पे है, कौन से क्वेश्चन आप बिजली क्रैक करते हैं, कहाँ पे टाइम लगता है, क्या मेरी स्ट्रेंथ वाले क्वेश्चन से ही मेरा टारगेट अचीव हो रहा है कि मुझे डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को मस्ट टच करना पड़ेगा। डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस में से भी कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके पल्ले नहीं बढ़ते, उनको एंड पे रख दें, जो थोड़ा सा टाइम एफर्ट पुट करने के बाद आप फिर भी क्रैक कर लेते हैं, उसको टॉप पे लें, उस पर काम करना शुरू कर दें। आप पेपर में जब आप इजी वाले क्वेश्चंस को पहले करेंगे, वो आपका जल्दी हो जाएगा, पेपर में कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यार हो रहा है पेपर, और आपको होगा कि यार ये वाले जो है ना ये ओके हो गया काम, ये तो मेरे इनबॉक्स में आ गए, डन, इतना स्कोर तो मेरा बन गया। अब आपको पता अगर इतना टाइम रह गया, इतने क्वेश्चंस रह गए हैं, इस वाले क्वेश्चन में मैंने काम करना है, थोड़ी सी एफर्ट पुट करूंगा, मेरा स्कोर आ जाएगा। आपका जो एटीट्यूड है ना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो चेंज हो जाएगा, उस वक्त वो आपको डिफिकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है बस 1 2 क्वेश्चंस करने हैं, बड़ा टाइम पड़ा है, आई कैन मैनेज। हमें पेपर में ये नहीं समझ आती कि कितने करने हैं और मेरा बैंड बन जाएगा, जो किए हैं वो भी ठीक है कि नहीं ठीक है, वो भी अलादे वाले होता है, देखी जाएगी। तो हम पेपर देख के हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, मंडे को रिजल्ट पता तो अपने वालों ने बड़ी कोशिश की थी सर जी मैं तो पूरा हफ्ता पढ़ता रहा वहां ते गल कोई नहीं बनी, यहाँ फिर आते हैं सर मुझे तो 4 हफ्ते हो गए, गल कोई नहीं बन रही। वो एक्चुअली आप 4 हफ्ते काम नहीं कर रहे होते, आप एक ही चीज को रिपीट मोड में लगा देते, आपको पता ही नहीं होता कि मैंने काम अब करना कहाँ पे ताकि मैं इंप्रूव करूँ, तो आप दूसरे तीसरे हफ्ते में हर पेपर में इंप्रूव करके काम करें, एवरी वीक यू विल गेट द प्रोग्रेस। 4 हफ्ते में आपका आइल्स हो सकता है, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले तो मैं कहता हूँ 2 हफ्ते में करवा सकते हैं, मगर मुझे उस तरह का काम करके दें जब आपसे डिमांड करते हैं। जब काम ही नहीं करेंगे तो फिर लगे रहो मन्ना भाई, 4 हफ्ते 5 हफ्ते, पहली अटेम्प्ट दूसरी अटेम्प्ट फिर अलादे वाले, ठीक है। तो ये वर्क्स और एनालिसिस है, ठीक है, थोड़ी सी साइंसेस के पीछे, मगर आई बिलीव कोई भी काम इंसान प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से करे ना तो हर काम एग्जीक्यूट हो सकता है, हल है हर चीज का, बस उसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए। आप वंस यू मैनेज द थिंग्स तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ये वाली बातें समझ आ गई हैं, ठीक हो गया। अब आपको एक टेक्निक सिखानी है मैंने, जिसपे मैं पिछले हफ्ते भी बात करना चाह रहा था बट आई वाज अनएबल टू डू इट। अब हम बात ही कर रहे थे कि आपको काम करना चाहिए, स्पीड में करना चाहिए, दैट्स गुड, मेरी भी ये रिक्वायरमेंट है करना चाहिए, बट कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने वोकैब को लेके, अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके काफी ज्यादा वीक होते हैं, वो अपना जो गिवन टारगेट है वो भी अचीव नहीं कर पाते। अगर मैं उनसे कोई यार सिर्फ 20 सवाल ही कर लो तो उनसे 20 सवाल भी नहीं होते घंटे के अंदर। अब उसको मैनेज करने के लिए भी हमें को टेक्निक चाहिए, ठीक है। आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा और मे बी शायद हमारे टीचर्स ने भी आपको बताया, आपकी जो टेक्निक है रीडिंग का पेपर सॉल्व करने की, 2 है बेसिकली। वन इज योर स्किम स्कैम, सुनिए ना,
स्किमिंग करते हैं एंड यू डू द स्कैनिंग. So I'm going to write it skim and scan. मैं भी इसकी डिटेल में नहीं जा रहा. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा. नहीं पता तो कोई बात नहीं, वो आपका जो रेगुलर रीडिंग का लेक्चर होगा उसमें आपको जरूर बताएंगे. इंटरनेट पे टेक्निक बड़ी मशहूर है. बहुत बड़े बड़े टीचर्स जिनको मिलियंस ऑफ लोग फॉलो करते हैं वो यही करवाते हैं. एग्री, मैं इसकी टेक्निक के खिलाफ नहीं हूँ, बट आई पर्सनली बिलीव ये टेक्निक हर स्टूडेंट के लिए नहीं है. एक बात है, जब मुझे चीज आती नहीं है और मैं उसको जल्दी जल्दी करूं तो फिर तो बड़ा ही गर्व होएगा. सत्यानाश. फिर वही हेस्ट मेक्स वेस्ट. आपको आदत डाल दी है जल्दी करने की और काम आता नहीं है मुझे, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो. ठीक है, टेक्निक इज नॉट बैड. ठीक है, मगर आपके लिए नहीं है. अगर आपके पास वो चीजें नहीं है, क्या नहीं है? आपके पास वोकैब नहीं है, आपके पास स्ट्रक्चर नहीं है, तो जल्दी पढ़ने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं. आई बिलीव यू शुड गो फॉर रीड, सिंपल रीडिंग, दैट्स इट. पढ़ के करना है पेपर. अगर आप पेपर पढ़ के करना है और ऑब्वियसली मेरे अगर वोकैब वीक है, मेरे स्ट्रक्चर वीक है, मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, तो हो सकता है मैं 20 क्वेश्चन भी 60 मिनट्स में ना कर सकूं, वो स्लो हो जाऊंगा. एग्री? प्रॉब्लम आ गई. इस प्रॉब्लम का एक हल है और उसको हम बोलते हैं स्पीड रीडिंग. स्पीड रीडिंग सुना कभी नाम इस टेक्निक का? बस जल्दी जल्दी पढ़ना नहीं होता. अगर ये वाली डेफिनेशन लेने तो फिर नहीं. वो उसका नाम ही ऐसा ही, स्पीड रीडिंग, जल्दी जल्दी पढ़ना है. मगर जल्दी पढ़ने का तरीका कार है. सही कह रहे हैं. इसमें कुछ स्टेप्स हैं, आई एम गोना राइट द स्टेप्स, और फिर उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा भी एक छोटी सी. ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करनी कैसे है. फिर आपका जो मसला है ना रीडिंग वाला, वो हल हो जाएगा. क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि रीडिंग टेक्निक यूज करें, टाइम ज्यादा लगे तब उसका हल बताने लगा हूँ आपको. सबसे पहले चीज पोस्चर. इसका मैं सिटिंग पोस्चर कह देता हूँ. दूसरी चीज जो आती है इसको हम बोलते हैं आई हैंड कोऑर्डिनेशन. तीसरी चीज इसमें होती है रीडिंग चंक्स. चौथी चीज इसमें होती है नो वोकलाइजेशन. और एक पांचवी भी होती है नो सब वोकल्स. ले जी दोस्तों, ये स्पीड रीडिंग के स्टेप्स हैं. ठीक है, मैं आज इसका छोटा सा खुलासा कर देता हूँ. अक्सर औकात आई हैव सीन स्टूडेंट्स सिटिंग व्हाइल दे आर डूइंग द पेपर, एंड सॉरी टू से स्टूडेंट्स को बैठना भी नहीं आता. एग्जाम में बैठते कैसे? ठीक है, सॉरी टू से हमारे पास यहाँ पर जो चेयर्स एकेडमिक चेयर्स हैं, अगर आप देखिए इसकी बैक स्ट्रेट है, सीधी है बिल्कुल कमर. अगर आप कभी शादी ब्याह पे जाते हैं तो वहां पर वो लाइक डाइनिंग चेयर्स होती हैं. ठीक है, या वो लाइक फेस्टिवल टाइप चेयर्स, वो थोड़े से स्लैंट एंगल के ऊपर होती हैं, लाइक 10-20 डिग्रीज के ऊपर. और अनफॉर्चुनेटली आपके जो टेस्ट हैं वो बैंक्वेट हॉल्स में होते हैं. फाइनल एग्जाम्स पीसी में है, इधर उधर बैंक्वेट हॉल्स में सेट किए हैं. वहां पे आपको बैंक्वेट चेयर्स मिलनी है, आपको एकेडमिक चेयर्स नहीं मिलनी, क्योंकि एकेडमिक चेयर्स तो एकेडमिक सिनेरियो में होती है. ठीक है, उन्होंने तो वही देनी जो उनके पास है. अगर आपने चेहरे पे टेक लगा के काम करने की आदत बनाई हुई है तो उस दिन आपको बड़ी तकलीफ होनी. तकलीफ इस तरह होनी है क्योंकि आपको आदत है 3 घंटे टेक लगा के काम करने की. आपने अपनी बॉडी को रेडी नहीं किया हुआ 3 घंटे सीधा बैठने की, तो आपके कमर में, आपके शोल्डर्स में, आपके बाजुओं में पौने घंटे बाद, घंटे बाद दर्द स्टार्ट हो जानी है. जब आपकी बॉडी एक हो रहा है तो आप कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे? आपका पेपर डिस्टर्ब होने वाला है 100%. आदत बना लें कि चेयर के साथ टेक नहीं लगानी, खास तौर पे जब आइल्स का पेपर करना. इसी जुम्मे का जब पेपर करने के लिए आते हैं, इस चीज को एग्जीक्यूट करें, कैरी करें. ठीक है, ये आपका सिटिंग पोस्चर है. दूसरी बात, आई हैंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, जिस तरह हमारे स्कल को डिजाइन किया गया,
खुदा ने जैसा हमारा स्कल बनाया है, हमारे जो आई सॉकेट्स हैं दे आर इन फ्रंट ऑफ द स्कल। अगर आप कभी परिंदों को देखें तो उनके आमतौर पे आई सॉकेट साइड होते हैं, इसलिए परिंदों का ब्लाइंड स्पॉट राइट इन द सेंटर होता है। हमारा ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे, जैसे आपके कान के पास कोई चीज जाती है ना, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है। और जैसे आपके विजन रडार में आता है तब आपको चीज नजर आती है, इसलिए जब आपकी तरफ कोई चीज फेंकी जाए, वो जैसे आपके विजन रडार में आती है तब आप उससे बचते हैं। वो दूर से आती हुई आपको नजर नहीं आती क्योंकि आपके विजन में नहीं होती। पेपर में आपके चारों तरफ लोग हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, इन्विजिलेटर्स एंड सो ऑन, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मूवमेंट। ठीक है, और मेरा विजन जहां तक जा रहा है वो सब कैप्चर करके मेरे ब्रेन को भेज रहा है, मेरा ब्रेन प्रोसेसिंग कर रहा है। ये आपकी कंसंट्रेशन को कम कर देता है। उधर किसी का पेपर गिर गया, किसी ने पेज टर्न किया, कोई पेंसिल शार्प कर रहा है, किसी ने हाथ खड़ा किया इन्विजिलेटर से कोई बात पूछने के लिए, ताड़ा तां चला गया कि कुछ लगा। हाँ ऐ तू आंसर नहीं ना पूछ ले इन्विजिलेटर को। सो वो हमें डिस्ट्रैक्शन होती है, हम जो पढ़ रहे होते हैं हमारा ध्यान हट गया, उसको समझने के लिए मुझे वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं दोबारा पढ़ रहा तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कंसंट्रेशन नहीं बनेगी। नुकसान किसका होगा? आपका। एट द एंड ऑफ द टाइम आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा। ये सारी चीजें, छोटी छोटी बातें एक्यूमुलेट होकर इतना बड़ा टाइम क्रिएट कर देती हैं, आपका पेपर नहीं कंप्लीट होता। और आप कहते हैं यार कितनी महीने तैयारी की है, बड़ा ना सुनिया सी अकल सीधा, गल कोई नहीं बनी। कंसल्टेंट साहब तुसी सही जगह नहीं कलिया सानू, टीचर नहीं सी सही है, मैं बड़ी मेहनत की थी। ठीक है, देन ऑब्वियसली बहाने तो लगानी है फिर। सो वर्क ऑन दिस थिंग। आदत बनाएं आई हैंड कोऑर्डिनेशन की। आपके आईज के करीब जितनी मूवमेंट होती है वो सबसे ज्यादा ब्रेन को कैप्चर करती है। जब मूवमेंट हो रही है आई आपकी उसकी फोकस्ड हो जाती है। आपने काम करते हुए अपनी पेंसिल को हिलाते रहना, मींस पेंसिल आपके हाथ में, आप काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं लाइन, जो भी कर रहे हैं, कीप मूविंग योर पेंसिल ऑन द पेज, ऑन द टेक्स्ट, होवरिंग करें इसको। ठीक है, वो कंटिन्यूस मोशन में रहेगी, आपकी कंसंट्रेशन जो है आपके हाथ की तरफ रहेगी, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है ना, भूल जाएंगे सारा कुछ। अब ये चीज करने से नहीं आ जाएगी, इसकी प्रैक्टिस चाहिए। कंसंट्रेशन बिल्डअप करने के बड़े प्रैक्टिस होते हैं। वो इंडियन फिल्मों में कभी बाबों को देखा? वो संन्यास लेके बैठ जाते हैं, कई कई महीने बैठे रहते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं योगा कर रहे हैं। ठीक है, वो मेरी तपस्या को भंग कर दिया तुमने, एंड सो ऑन। सो द थिंग इज दिस, वो कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली ध्यान लगा रहे होते हैं, क्योंकि वो कुछ और वो रिलीजियस वे में अक्सर कर रहे होते हैं कि वो खुदा के साथ या जिसको भी मानते हैं वो उसके साथ अपना एक ताल्लुक बना रहे होते हैं, डीप मेडिटेशन में होते हैं। ठीक है, हमें इतनी चाहिए कि मेरी आंखें और मेरे कान और मेरा दिमाग मेरे पेपर तक रहे, दैट्स इट। मगर उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको, ये ऐसे नहीं है, इट नीड्स प्रैक्टिस। तीसरी चीज रीडिंग चंक्स है। आपने टेक्स्ट को एक एक वर्ड के साथ नहीं पढ़ना, इसको इकट्ठा पढ़ना है। इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूँ। चौथी बात है, आवाज के साथ नहीं पढ़ना, पेपर में वैसे अलाउड नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू रीड अलाउड। ठीक है, आप हमिंग या बी साउंड के साथ भी नहीं पढ़ सकते ऐसे करके। जो भी कैंडिडेट आपके आगे पीछे बैठा है वो कंप्लेन करेगा कि मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, इनको क्या खामोशी से पढ़े। अगर आपकी आदत है तो ये आपको पेपर में डिस्टर्ब करेगी, और वैसे भी आपकी स्पीड को डिस्टर्ब करती है। रीड इन साइलेंस। पांचवी चीज होती है सब वोकलाइजेशन। ये बहुत एक्सट्रीम लेवल है, इस लेवल तक जाने के लिए कई साल दरकार है। ठीक है, ये एक डीप लेवल होते हैं, जैसे जब आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं डीप लेवल में, तो कई बार यू कैन लिसन योर वॉइस इनसाइड, आपको लगता है आप अपने आप को पढ़ के सुना रहे हैं। ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं सब वोकलाइजेशन। तो वो साइंस से कहती है, जिन्होंने स्पीड रीडिंग की टेक्निक बनाई है, वो कहते हैं कि सब वोकलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है, आंखें देख रही हैं, हम अपने आप को पढ़ रहे हैं, वो कान सुन रहे हैं, और फिर ब्रेन को जा रहा है। साइंस कहती है आंखों से ब्रेन को भेज सीधा। ये जो तीसरा रास्ता है इसको भी बंद कर दें, सब वोकलाइज बंद करें। ठीक है, ये करना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। हम इसको माइनस कर देते हैं, ये बाकी के चार काम हो सकते हैं। इस वाले काम में सिर्फ आपको कोई चीज चाहिए जो कि आपको बार बार बताती रहे कि टेक नहीं लगानी है, क्योंकि शुरू शुरू में आपको आदत है टेक लगाने की, आप बाय डिफॉल्ट टेक लगाएंगे। बेहतर यह है कि किसी शीशे के सामने बैठ के काम करें, सो दैट यू नो कि मैं टेक लगा रहा हूँ, जैसे आपका ध्यान पड़े सीधे होकर बैठ गए। या मोबाइल के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करके सामने रख लें और पेपर करना शुरू कर दें, और बाद में उस रिकॉर्डिंग को देखें कि मैंने पूरे घंटे में कितनी दफा टेक लगाई है, मेरी मूवमेंट्स क्या हैं, और कितनी दफा मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट की है अपने लिए जो कि मुझे नहीं करनी है।
अब ये लेवल ऑफ प्रैक्टिस है, अगर आपको अच्छे बैंड चाहिए या आपको अपना बैंड चाहिए 3-4 हफ्तों के अंदर, तो फिर प्रैक्टिस भी वैसे ही करनी पड़ेगी। ये सिर्फ अल्लाह तवक्कल काम है, क्लास अटेंड की कर गया इधर उधर, फिर आम तो पहले एक बार नजर मार ली, टेस्ट दे दिता, तो फिर डोंट एक्सपेक्ट गुड बैंड्स इन लेस टाइम। गुड बैंड इन लेस टाइम नीड्स सम कंसंट्रेशन एंड प्रैक्टिस, अदरवाइज इवेंचुअली आप अचीव तो कर ही जाएंगे मगर टाइम लगने वाला है फिर आपको। अच्छा जी, वोकलाइजेशन आई थिंक इज वेरी इजी। आमतौर पे तो ये टेस्ट आप देते हैं, आपको पता है इस प्रोटोकॉल का, ठीक है। ये 3 काम काफी आसान है जो कि आप इजीली कर सकते हैं, सिटिंग पोस्चर, आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड वोकलाइजेशन। ये वाला जो काम है ना, इस पे आपको प्रैक्टिस चाहिए, ये इतनी आसानी से नहीं आता। और इसका मसला ये है, व्हाट आई हैव सीन इज, अब हमारे स्कूल्स का सिस्टम कुछ बेहतर हो गया होगा, बट इनिशियली अभी भी अच्छे स्कूल्स के अंदर भी छोटे बच्चों को जब रीडिंग करना सिखाते हैं ना, वो 1 वर्ड रीडिंग करना सिखाते हैं। बच्चों की बेस ही गलत बना दी हुई, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। वो सारी जिंदगी जब टेक्स्ट पढ़ता है तो एक एक लफ्ज को पढ़ता है, वो चंक में पढ़ता नहीं है। जिन स्कूल्स में बाद में रीडिंग स्किल्स के ऊपर काम करवाया जाता है, वो स्टूडेंट्स को रीडिंग करनी आती है। एंड बिलीव मी, अगर मैं आपसे अभी रीडिंग करवाऊँ ना, आप में से कई लोगों को रीड भी नहीं करना आता, क्योंकि रीडिंग का एक स्टाइल है। अगर आपने पेपर में रीडिंग करनी है तो पढ़ने का एक तरीकाकार होता है, तब आप उसको अचीव करते हैं टारगेट को। हमें लगता है हम पढ़ रहे हैं, मगर वो हम पढ़ नहीं रहे होते, वो रीडिंग स्टाइल नहीं होता। रीडिंग चंक्स रिक्वायर है, ठीक है। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? ठीक हो गया, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ आएंगे। ऑलराइट जी, आई एम गोना टेल यू आप इसको प्रैक्टिस कैसे करना है अपनी रीडिंग चंक्स को, क्योंकि स्पीड रीडिंग का पार्ट है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। नाउ दिस इज अ वेबसाइट, ऊपर इसका नाम आ रहा है exlareader.com। ये फ्री वेबसाइट है, ये अवेलेबल है, आप इसको टाइप करेंगे तो मिल जाएगी, ठीक है। ये जिसका नाम लिखा है ये भी यही लिखा हुआ है, एक्सला रीडर। दिस इज अ वेबसाइट, ठीक है। ये इसका वैसे नाम है, और अगर आप यहाँ पर भी देखें तो उसका नाम यही आ रहा है, ठीक है। मैं ग्रुप में ऑब्वियसली इसका लिंक शेयर कर दूंगा, आप इसको ओपन कर सकते हैं। इट इज एन एक्सीलेंट वेबसाइट टू प्रैक्टिस द स्पीड रीडिंग, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको एक डेमो देता हूँ इसका, जो यहाँ पे लिखा है इसको लिखा रहने देते हैं। मैंने इसको किया बिगिन, आपको यहाँ पे नीचे सेटिंग्स नजर आ रहा है, सेटिंग्स के बिल्कुल नीचे देखिए कितना लिखा हुआ है, 200 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। इस वक्त इसकी स्पीड जो मैंने सेट की है वो 200 वर्ड पर मिनट पे सेट की हुई है। अभी मैं अगर टेक्स्ट यहाँ पे डिस्प्ले करूँ, वो इतनी स्पीड से फ्लैश होगा यहाँ पे कि अगर आप उस स्पीड से पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, तो आपकी जो एक्चुअल स्पीड है ना, वो आप 1 मिनट में 200 वर्ड पढ़ सकते हैं। आपके आइल्स के एक टेक्स्ट में कितने वर्ड्स होते हैं? इतने में नहीं होते हैं वैसे, मैंने भी नहीं काउंट किया, मैं काउंट करके बताऊंगा, मैं ऐसे झूठ बोल दूं। आईएलसी के कितने होते हैं, बट इतने ज्यादा नहीं होते, आई डोंट बिलीव इट, ठीक है। मेरा ख्याल है बहुत भी होंगे तो 1000-1100 से ज्यादा भी होंगे, राउंड अबाउट में भी 800-900, मे बी 1000, बट आई सी रैंडमली कितने नंबर आते हैं टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, अब मैंने आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि पढ़ के पेपर करना है। पढ़ के करना है तो ओबियसली सारा पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए मुझे स्पीड चाहिए। ये वेबसाइट आपको चंक्स में रीड करना सिखाएगी। मैंने इसकी सेटिंग पे क्लिक करने लगा, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें भी सेटिंग है 200 वर्ड्स पर मिनट। चंक साइज जो है, एक चंक जो है वो 6 वर्ड्स का आएगा। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, मैं फिलहाल इसको 3 पे कर देता हूँ कि एक टाइम में 3 वर्ड्स आपने इकट्ठे पढ़ने हैं, 3 वर्ड्स का एक चंक पढ़ना, इसको हम बोलते हैं चंक साइज। अगर आप एक टाइम में एक ही वर्ड पढ़ेंगे ना, तो वो आपको फायदा नहीं देने वाला, क्योंकि आइल्स में इंफॉर्मेशन फ्रेज फॉर्म में आई होती है, चंक्स में होती है, तो खाली एक एक वर्ड पढ़ने से हमें फायदा नहीं। अगर आप एक एक वर्ड रीड करते हैं तो आपकी रीडिंग स्टाइल ही गलत है, दैट इज मे बी वन ऑफ द रीजंस आपको समझ नहीं आती, ठीक है जी। हम अभी चंक साइड 3 पे रखते हैं, बाकी इसका स्टाइल है कि टेक्स्ट क्या आना ये वो। आई प्रेफर आप ब्लैक एंड व्हाइट रखें, क्योंकि आपका ब्लैक एंड व्हाइट पेपर आता है, व्हाइट पेज होता है, उस पर ब्लैक प्रिंटिंग होती है, तो सेटिंग यही रखें, ठीक है। हम जरा इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव कर दिया, अब मैं इस रीड के बटन को क्लिक करने लगा,
यहाँ पर टेक्स्ट जो है फ्लैश होगा, आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, खामोशी से पढ़ना है, दिल में, ऊंचे आवाज से नहीं पढ़ना, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझ आया, जिससे पूछूंगा बस वही जवाब देगा। गुड, पता लग जाएगा ना कि आपकी स्पीड कितनी है। हो सकता है आपकी स्पीड पहले इतनी हो, आपको पता ही ना हो कि मैं इतना तेज पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आपने कभी अपने आप को कोशिश नहीं किया। भागना आता है ना सबको, मगर कभी आपने फुल जान लगा के भागा, शायद नहीं, शायद हाँ, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि आप कितना तेज भाग सकते हैं और कितनी देर भाग सकते हैं। तो आपको रीडिंग तो आती है, मगर कभी आपने अपने आप को पुश नहीं किया रीडिंग में कि क्या मेरा ये स्टाइल और ये स्पीड है। हम अपनी लगन में पढ़ते हैं, 60 मिनट में बड़ा टाइम वो कर लेंगे पेपर, बड़ी टेंशन है। ऑलराइट, आई एम गोना क्लिक इट and the words gonna flash and आप read करें इसको please. Fair enough. जिनको बिल्कुल समझ आ गया कि क्या लिखा है, they can raise their hands. थोड़ा समझ आ गया, चलिए जिनको 80% समझ आ गई कि क्या लिखा है, fair enough. Fair enough. अगर आपको 80-90% समझ आ गया तो समझ लें कि आपकी स्पीड ऑलमोस्ट इस वक्त 180-190 वर्ड्स पर मिनट की है। अगर आप 3 वर्ड्स का चंक पढ़ेंगे तो आप तकरीबन 180 वर्ड्स 1 मिनट में पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम इसकी सेटिंग थोड़ी चेंज करती है, मुझे मैं क्या करता हूँ, मैं इसका टेक्स्ट चेंज करूंगा, ठीक है। इसके अंदर फैसिलिटी ये है, आप आइल्स का कोई भी टेक्स्ट उठाएं, इसके अंदर पेस्ट कर दें। हम यहाँ से इसका एक टेक्स्ट पेस्ट करते हैं वहां पे, विल चेंज द सेटिंग अगेन। मैं इसका चंक साइज ना बड़ा करने लगा, 3 वर्ड का था ना, हम 4 वर्ड्स का कर देते हैं, ठीक है। अभी इन्होंने क्वेश्चन किया कि मे बी जब हम चंक में पढ़ेंगे तो हम इंफॉर्मेशन मिस करेंगे। हम कर रहे हैं रीडिंग, मैं तो हर वर्ड पढ़ता जा रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि 3 से 4 वर्ड इकट्ठे पढ़े। जब मैंने पूरा टेक्स्ट ही पढ़ लिया तो सारे आंसर तो उसी के अंदर ही लिखे होंगे। ये सिर्फ आपकी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज कर रहा है। इस तरह पैसे समझ जल्दी आ जाएगा और पढ़ा भी तेज जाएगा। तो इसमें आप जब ने कोई वर्ड छोड़ा नहीं है तो वो वाली बात रहेगी नहीं। स्पीड उतनी है 200 की, चंक हमने 4 कर, अब आपने देखना है कि आपसे पढ़ा गया कि नहीं पढ़ा गया। हाँ जी, अभी थोड़ा ज्यादा रीडेबल था। आप अपना जितना चंक साइज इंक्रीज करते हैं ना, एक्चुअली आप ज्यादा वर्ड्स कंज्यूम करते हैं उतने टाइम में। अब देखिए स्पीड उतनी है, जो पहली बार शायद आपसे ना पढ़ा गया हो उन लोगों से अब शायद ये वाला ज्यादा अच्छा पढ़ा गया हो। इसका है कि स्पीड तो सेम है, मैंने बल्कि चंक साइज इंक्रीज कर दिया, अब आपने पढ़ लिया। आप फायदा देख रहे हैं कि चंक साइज का एडवांटेज कितना है। जब आप चंक में पढ़ते हैं आप ज्यादा इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं और समझ भी ज्यादा आती है। अगर मैं स्पीड ये रखूं और इसका चंक साइज इंक्रीज कर दूं 5, तो ये और स्लो हो जाएगा। मगर आप कम लाइक टाइम में ज्यादा वर्ड्स पढ़ते हैं। अब मैं स्पीड 200 ही रखता हूँ और वर्ड 1 कर देता हूँ, ये टेक्स्ट रखते हैं, टेक्स्ट नहीं चेंज करते। एक टाइम एक ही वर्ड आएगा, स्पीड 200 है।
नाउ डू यू सी द डिफरेंस? स्पीड वही है, एक एक वर्ड पढ़े तो आप 200 की स्पीड से पढ़ नहीं सकते। अगर मैं चंक साइज इंक्रीज कर दूं, इसी स्पीड से मैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली ये टेक्निक है, इसके पीछे साइंस छुपी हुई है। आपने जब भी पढ़ना है चंक साइज पढ़ना है, चंक में पढ़ें, 3 से 4 वर्ड इकट्ठे पढ़ें। जितना बड़ा चंक होगा उतनी आप ज्यादा इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, ऑन एवरेज जो स्पीड है ना वो लाइक इतनी है जितनी भी आपकी 180 190 है। प्रैक्टिस के बाद ये 250 260 तक जा सकती है। अगर आप अपनी स्पीड को 250 260 तक ले गए ना, तो आप 40 क्वेश्चंस पूरा पेपर पढ़ के कर सकते हैं। और अगर आप उससे भी ऊपर चले गए तो फिर शायद आप पेपर पहले भी करके रख दे, आप आज हो गया। जब हमने पढ़ के किया तो हमें सारी समझ आएगी। मसला सबसे बड़ा स्टूडेंट का ये है कि जब हम जाते हैं ना स्किम स्कैन पे, मेरी वोकैब डेवलप नहीं है, मैं ऑलरेडी इंग्लिश से मार खा रहा हूँ और मैं पढ़ भी बीच बीच में से रहा हूँ, तो मुझे क्या समझ आएगी? मुझे तो फिर थोड़ा थोड़ा समझ आएगा, फिर थोड़ा थोड़ा समझ आएगा तो थोड़ा थोड़ा आंसर ठीक होगा। ठीक है, वो मेरे पास एक फिलिपिनो आते हैं पढ़ने के लिए, उनको थोड़ी थोड़ी उर्दू आती है, तो वो मैं उनसे ही पूछता हूँ कि कितनी उर्दू आती है, वो कहते हैं थोड़ा थोड़ा उर्दू आता है। तो थोड़ा थोड़ा तो फिर थोड़ा थोड़ा काम है। ठीक है, सो दैट्स द बेसिक थिंग्स। अब आप देखें कि आप क्या कर रहे थे इतनी देर से और क्या करना चाहिए था। तो मिस्टेक कहाँ पे है? मिस्टेक्स आप ही के पास है जो घूम रही हैं इर्द गिर्द। इफ यू जस्ट सॉर्ट आउट सम थिंग्स यू विल गेट अ लाइक डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट पुट अप कर सकते हैं। बाकी आई विल फाइंड आउट कि इसको वो पीडीएफ फाइल को कैसे करना है, नहीं तो कोई और फिर तरीका आपको कार बताएंगे। मगर है कि इसमें आप कुछ भी पेस्ट कर दें और उसको पढ़ें। चंक साइज इंक्रीज कर लें, बेहतर है कि 200 स्पीड सेट कर लें, पहले कोशिश करें कि 200 तक आने की कोशिश करें। 200 की स्पीड 4 का चंक सेट कर लें। अब इसकी एक लिमिट कैसे सेट करनी है, आप कितनी स्पीड से पढ़ेंगे तो काम हो जाएगा। देखिए, स्पीड रीडिंग की टेक्निक का जो क्रक्स है वो ये है सिर्फ कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए, मीन्स समझ आना चाहिए। अगर मैं पढ़ सारा लेता हूँ और मुझे समझ ही नहीं आया तो फिर स्पीड रीडिंग मेरी किसी काम की नहीं है। आप जब 4 वर्ड पढ़ रहे हैं या 5 पढ़ रहे हैं, अगर वो आपको समझ नहीं ना आ रहा, इसको स्लो करें, फिर 4 वर्ड्स पे आ जाए, थोड़ा और स्लो करें, वो समझ आना चाहिए आप। अगर आपने जितना पढ़ा और वो आपको समझ भी आ गया, देन यू आर इन अ गुड पोजिशन। जब मैंने पूरा पैराग्राफ ही पढ़ लिया तो इजी क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा, डिफिकल्ट भी मैं सॉल्व करने के काबिल हूँ। जी माय डियर फ्रेंड्स, क्या समझ आया? आज हमने 2 बातें की, एक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी और एक हमने स्पीड रीडिंग पे बात की है। और मैंने अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी में आपको एडवाइस ये किया है कि स्किम स्कैन को बाय बाय कर दें और रीडिंग टेक्निक पे आ जाए। मैं खुद रीडिंग टेक्निक से पेपर सॉल्व करता हूँ। जब भी मैंने रीडिंग का पेपर को नया करना होता है ना, मैं पढ़ के करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने स्पीड रीडिंग पे काम किया हुआ है, मेरी स्पीड बनी हुई है, मुझे पता है मैंने इसको कैसे करना है। जब मैं सारा पढ़ता हूँ मुझे सारी समझ आती है, मेरा आंसर गलत ही नहीं होता। शायद ही है कभी गलत हो जाए, ठीक होते हैं सारे आंसर क्योंकि मैंने पढ़ा सारा होता है। अब इसके अलावा जो आपने काम करना है, होपफुली टीचर्स ने आपको बार बार ये बात बताई होगी, वोकैबुलरी। ठीक है, अगर मैं सारा पढ़ भी लेता हूँ, स्पीड भी डेवलप कर लिया, मगर मेरे पास वोकैब नहीं है, तो ऑब्वियसली आई एम अनएबल टू आंसर द क्वेश्चन। तो आप जब भी पेपर करते हैं उसके अंदर अगर आपको कोई आंसर गलत हो गया, उसको बैक ट्रैक करें और देखें कि यार मैंने यहाँ से अगर आंसर निकाला था तो मैंने गलत आंसर क्यों पुट अप किया। तो डेफिनेटली कोई ना कोई वोकैब का इशू होगा, या उस क्वेश्चन में या उस स्टेटमेंट के अंदर। देन वर्क ऑन द वोकैब, उसी टेक्स्ट के ऊपर उसके मीनिंग लिखें, इंग्लिश में लिखें, उर्दू में लिखें, उसके सिनोनिम लिखें, अपनी वोकैब को इम्प्रूव करें और दोबारा फिर नए पेपर पे जाएं। इसलिए आपने तब तक नया पेपर नहीं पकड़ना जब तक उस पुराने पेपर पे वो 40 के 40 क्वेश्चंस पे काम ना हो चुका हो। जो आते हैं उनको फौरन अच्छे से ग्रिप करें और जो नहीं आते देखें गलती कहाँ की थी, ताकि नेक्स्ट टाइम यू आर इन अ बेटर पोजीशन। तब आहिस्ता आहिस्ता आपका स्कोर इम्प्रूव हो। जी, नाउ आई विल टेक योर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज।